Hello class 10th students. Welcome back to my YouTube channel Biology Classes. So today we have to discuss about reproduction in flowering plant. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हमें ये समझना है that what is sexual reproduction? Okay. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? So सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद मेल गैमेट क्या होता है? तो मेल गैमेट हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो मेल गैमेट फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हो जाता है? पॉलन ग्रेन हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट होता है प्लांट्स में। और फीमेल गैमेट कौन सा होता है? तो फीमेल गैमेट चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, सब में होगा एक नाम से ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन से प्लांट? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कैसे प्लांट होते हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट? ऐसे प्लांट जिनका सीड जो होता है, इनका सीड किससे कवर्ड होता है? ऐसे प्लांट जिनका सीड जो होता है वो कवर्ड होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओवरी के प्रेजेंट होने की वजह से इन प्लांट्स का सीड कवर होता है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है वो सैप्रोफिटिक होता है, यानी कि इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में? तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। इनफैक्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस किससे करते हैं? तो रिप्रोड्यूस बाय फ्लावर्स। ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? तो फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, अब हमें समझना है फ्लावर क्या होता है। व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर आप लोग कहेंगे डायरेक्ट फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर तो फूल होता है, लेकिन फ्लावर में कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, कैसे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टडी कर लेते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर होता क्या है? ठीक है, फ्लावर कैसा पार्ट होता है? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, एक प्लांट का जो फ्लावर होता है ना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके पास मॉडिफाइड शूट होती है। फ्लावर की क्या होती है? मॉडिफाइड शूट होती है। फ्लावर भी टू टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर कितने टाइप का होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ reproductive organ, flower is of two types। फ्लावर कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मोनोइसियस फ्लावर
और सेकंड होता है डायोइसियस फ्लावर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं समझना मोनोइसियस फ्लावर क्या होता है। सो व्हाट इज मोनोइसियस फ्लावर? देखिए मोनोइसियस फ्लावर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर हम लोग इसे कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं, कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं। ठीक है, मोनोइसियस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। इसको हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं मोनोइसियस फ्लावर को। फर्स्ट पार्ट होता है एसेसरी रोल, एसेसरी रोल, और सेकंड पार्ट होता है नेसेसरी रोल, नेसेसरी रोल। ठीक, एसेसरी रोल में फ्लावर के दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट आ जाता है कैलिक्स और सेकंड आता है कोरोला, और नेसेसरी रोल में आता है एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम और सेकंड गाइनोइसियम। तो चलिए इन सब के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। व्हाट इज कैलिक्स, व्हाट इज कोरोला, व्हाट इज एंड्रोइसियम एंड व्हाट इज गाइनोइसियम। ओके, देखिए कैलिक्स को हम लोग सेपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। सेपल किस कलर का होता है? तो सेपल ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसे ग्रीन होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसलिए कैलिक्स किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। हम इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, समझेंगे कि कैलिक्स किसको कहते हैं प्लांट फ्लावर में। ठीक है, देखिए आप लोग देखे होंगे कि जैसे आप लोग हिबिस्कस का फ्लावर ले लीजिए, तो हिबिस्कस के फ्लावर में जहां से पेटल्स स्टार्ट होती है, पंखुड़ियां स्टार्ट होती है, तो उसके जो नीचे का हिस्सा होता है जिससे पंखुड़ियां बाइंडेड होती है, तो उसे हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन पार्ट आप लोग देखे होंगे, उसे हम कैलिक्स कहते हैं, सेपल भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो पिगमेंट लीव्स में प्रेजेंट रहता है। अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज कोरोला। तो कोरोला को हम लोग पेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। पेटल में इन द सेंस पंखुड़ियां, जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती हैं उन्हें हम कोरोला कहते हैं, पेटल। ये कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, इसकी वजह से ये किस कलर, मतलब ये कलरफुल होता है। आप लोग देखते होंगे हर फ्लावर का कलर अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, अब हम समझते हैं नेसेसरी रोल में। तो ये तो एसेसरी रोल था, और नेसेसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कौन सा है ये हम समझते हैं, दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फ्लावर का। और वहीं अगर हम बात करें गाइनोइसियम की, तो गाइनोइसियम क्या होती है? क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक, देखिए अभी यहाँ पे डायोइसियस के बारे में समझना है, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज डायोइसियस फ्लावर। ठीक है, कुछ ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं समझना है। सेकंड है डायोइसियस फ्लावर। इसे हम यूनिसेक्सुअल या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर में, इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, इन द सेंस कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है अगर प्रेजेंट रहेगा किसी फ्लावर में,
तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं प्रेजेंट रहेगा, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है तो सिंपल सी बात है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है कुकुरबिटा मैक्सिमा। देखिए फ्लावर जो होता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर इज ऑफ टू टाइप्स। फ्लावर को टू टाइप में डिवाइड किया गया है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे। फर्स्ट इज मोनोसियस एंड सेकंड वन इज डायसियस फ्लावर। मोनोसियस फ्लावर is also known as bisexual flower or complete flower, in which both male and female reproductive organ is present in one flower. Okay. Monoecious flower can be divided into two types, two holes. First one is accessory hole and second one is necessary hole. Accessory hole consists calyx as well as corolla. Calyx is also known as sepal. It is green in color due to presence of chlorophyll pigment. And corolla is also known as petal. It is colorful due to presence of anthocyanin pigment. Second one is necessary role. Necessary role consists of two parts, that is androecium and gynoecium. Androecium is male reproductive organ of any angiospermic plant, or gynoecium is the female reproductive organ of any angiospermic plant. Now we have to discuss about what is dioecious flower. Dioecious flower is also known as unisexual or incomplete flower, in which male or female gamete, either one of them is present. Okay. On any flower, either male gamete or female gamete is present. Reproductive part is present. Okay. Example is Cucurbita maxima. So, चलिए हम बना लेते हैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। ओके, जिससे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो सके और हम समझ सके कि फ्लावर के कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल समझ सकें। ओके, सो जैसे मैं बताती चलूंगी, आप लोगों को भी ड्रॉ करना है क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्ट्रक्चर डायग्राम। तो आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, और मैं बहुत ही इजी वे में बनाऊंगी इसे, तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the structure of diagrammatic representation of a फ्लावर। तो ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर का। ठीक है, इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। दिस वन इज पेटल, यहाँ पे क्या है, एंथर, here this is filament, this one is stigma, here this is style, and here is the presence of ovary. Also here ovule, and these one is nectiferous area. Nectiferous area, and here is the presence of sepal. Okay,
देखिए तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक फ्लावर का। फ्लावर में सबसे पहले प्रेजेंस है पेटल का। पेटल क्या होता है? पंखुड़ी है, यानी कि जो भी कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो क्या है? पेटल। पेटल के बाद देखिए मेल स्ट्रक्चर ये रहा, ये जो प्रेजेंस है ये सब मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेल स्ट्रक्चर के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं एंथर, और नीचे की जो स्टिकी पार्ट है ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिर इस पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? फीमेल पार्ट का है, ठीक है। ये फर्स्ट सबसे ऊपर का स्पेस का पार्ट है वो स्टिग्मा। ये पाइप लाइक स्टिकी पार्ट जो है ये कहते हैं हम इसे स्टाइल, ठीक है। और ये नीचे में प्रेजेंस है ओवरी का, और ओवरी में ही में प्रेजेंस होता है ओव्यूल का। और ये जो सर्कल टाइप आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये होता है नेक्टिव फेरस एरिया, जहां पे पॉलन ग्रेन आकर के क्या होता है? अटैच होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देखिए फ्लावर के पास मेल और फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता ही है। तो इस टाइप के देखिए फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस सबसे पहले एक वर्ड है दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। हम समझ लेते हैं क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल and female reproductive organ। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट ही क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। एंड्रोइसियम में क्या होता है? देखिए अब हमें समझना है स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है? सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट करते हैं समझना। उसके बाद हम जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवर फिनिश कर लेंगे तब हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। ये होता क्या है? स्टेमेन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम चलिए और हम डिटेल स्टडी डीप स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टेमेन का। तो स्टेमेन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से। ये क्या है? स्टेमेन है, ठीक है। दिस वन इज स्टेमेन इन विच दिस वन इज एंथर, और ये क्या है? फिलामेंट। ओके, ये एंथर है और नीचे फिलामेंट। देखिए स्टेमेन जो होता है वो क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल होता है किस चीज में? ये स्टेमेन में जो फिलामेंट होता है ये हेल्पफुल होता है अटैच करने के लिए एंथर सेट को। एंथर सेट को किससे? फ्लावर से। एंथर सेट को फ्लावर से अटैच करने में कौन हेल्पफुल होता है? जो फिलामेंट हेल्पफुल होता है, जो कि लॉन्ग स्टिकी पार्ट होता है। और वही अगर हम बात करें, देखिए हमें माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। What is microsporangium and what is the structure of microsporangium? So let's start discussing on our new topic, that is microsporangium. What is microsporangium? So first we have to draw the structure of microsporangium. इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे।
लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का। ओके, ये होती है कलेक्टिव, outer layer is epidermis, middle layer endothermis, this one is sporogenous tissue, and this one is tapetum layer. Tapetum layer. Okay, so this is the structure of microsporangium. So what is microsporangium, हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। देखिए, जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कर लेते हैं किसी भी एंथर सेक का, जब हम एंथर सेक का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ये किस तरीके का होता है, सर्कुलर होता है आउटलाइन में, और इसे हम 4 लोब में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, हमें किसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लेते हैं एंथर सेक का, ठीक है। एंथर सेक का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ये 4 लोब में डिवाइड होता है, 4 लोब में डिवाइडेड होते हैं। सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, देखिए 1 2 3 4 ये 4 लोब है जिसमें ये डिवाइडेड होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और सभी लोग जो होते हैं ना, सभी लोग वो 4 लेयर से बाउंडेड होते हैं, 4 लेयर से बाउंडेड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन सभी लेयर्स को हम समझ लेते हैं कौन सी ये लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद आती है एपिथीसियम, फिर आती है मिडिल लेयर, और उसके बाद टैपेटम। टैपेटम को हम लोग न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं। कौन सी लेयर, न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथर्मिस, और फिर देखिए एंडोथर्मिस को हम लोग एपिथीसियम भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आती है टैपेटम, यानी कि न्यूट्रिटिव लेयर। ओके, तो टैपेटम लेयर को हम लोग न्यूट्रिटिव लेयर क्यों कह रहे हैं, आखिर ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो टैपेटम लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, ठीक है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन ग्रेन डेवलप, यानी कि पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो डेवलप हो रहा है उसको ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कौन, टैपेटम लेयर, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूट्रिटिव लेयर भी। ओके, देखिए टैपेटम लेयर जो होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। कभी कभी क्या होता है कि पॉलन सेक की जो आउटलाइन होती है वो डिस्पर्जन कर जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमियम सेल। तो इसे हम इसको इरेज कर देते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में। देखिए, एक मैं नोट करने जा रही हूँ पॉइंट, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। नोट करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है ना कि टैपेटम लेयर जो होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड भी होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। जो टैपेटम लेयर होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड भी होती है और कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है, ठीक है। पॉलन सेक की कुछ आउटलाइन जो होती है ना वो क्या कर जाती है, डिस्पर्जन करती है, डिस्पर्जन कर जाती है। कहाँ पे, इनर साइड में ही। और इस प्रोसेस को हम मतलब इसको हम कहते हैं स्ट्रोमियम सेल। जैसे ही वो डिस्पर्जन कर जाती है तो क्या हो जाता है, स्ट्रोमियम सेल डेवलप कर जाता है, ठीक है। और स्ट्रोमियम सेल जो होता है वो एक ऐसा
स्ट्रक्चर होता है जहां से पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन वो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है और मेल बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर आ जाता है। देखिए अब एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू ये क्या होता है, ये कैसा टिश्यू है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो सपोर्ट करता है किसको, पॉलन सेक को। पॉलन सेक को सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू करता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो कॉम्पैक्ट मास लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रल सेल में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी पॉलन सेक होते हैं, पॉलन सेक जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं और मियोसिस सेल डिवीजन करके क्या बनाते हैं, तो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, तो जब पॉलन सेक जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन कर जाते हैं तो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बन जाता है। तो अभी हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन जो कि डेवलप हो रहा है वो कहां से न्यूट्रिशन लेता है, तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं न्यूट्रिटिव लेयर से, यानी कि डेप्टम लेयर से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। और जैसे ही पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशन लेता है तो आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन, जैसे ही ये न्यूट्रिशन लेता है ये क्या होता है, कम आउटसाइड, यानी कि ये डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे ही पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन मिलता है और इनफ न्यूट्रिशन वो पा लेता है तो क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। ठीक, अब हमें डिटेल स्टडी करनी है पॉलन ग्रेन के बारे में। सो व्हाट इज पॉलन ग्रेन, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट पॉलन ग्रेन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो होता है उसका हम स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है एक सर्कल एंड देन जिगजैग लेयर। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैं सिखा रही हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए। ओके, ये है स्ट्रक्चर किसका, पॉलन ग्रेन का, जिसमें यहाँ पे प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज germ pore, this one is outer layer is axine जिसे हम स्पोरोपोलेनिन भी कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। This layer is intine जिसे हम पेक्टो सेलुलोज भी कहते हैं। This one is nucleus and here is the presence of chloroplast. So this is the structure of pollen grain. Okay, देखिए pollen grain क्या होता है, तो pollen grain जो होता है ना वो हैप्लॉइड मेल गैमेट होता है। कैसा मेल गैमेट, तो हैप्लॉइड मेल गैमेट। ओके, pollen grain is a haploid male gamete और it is bounded by two layers, that is outer layer is axine, axine is also known as sporopolenin and inner layer is known as antine, antine is also known as pectocellulose. Okay, axine के पास जैसा कि हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये सब स्ट्रक्चर्स, डॉटेड स्ट्रक्चर, ये क्या है, तो पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं germ pore।
जर्म पोर के ही थ्रू पॉलन ट्यूब कम आउटसाइड, ठीक है। तो जर्म पोर के ही थ्रू, ये जर्म पोर है इसके थ्रू ही, थ्रू विच क्या होता है, पॉलन ट्यूब कम आउटसाइड। इसी के थ्रू क्या होता है, पॉलन ट्यूब बाहर आता है। एग्जाइम जो होती है ना वो टफ लेयर होती है, ठीक है, यानी कि हार्ड लेयर होती है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एंजाइम के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इस बात को हमें एकदम माइंड सेट कर लेना है इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले क्या है पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड मेल गैमेट होता है। ये दो लेयर से मिलकर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट लेयर इन टाइम, सॉरी आउटर लेयर एक्साइन स्पोरोपोलिन भी इसे कहते हैं, और एक्साइन जो होती है टफ लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है। ओके, और एक्साइन के ऊपर क्या होते हैं, जर्म पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। जर्म पोर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब को बाहर आने में। और एंटाइन जो होती है वो एंटाइन को हम पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं, जो इनर लेयर होती है। और एंटाइन के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट सब कुछ प्रेजेंट रहता है। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, पॉलन ग्रेन का। ये स्टडी थी पॉलन ग्रेन के बारे में। अब हमें समझना है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन बिफोर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से पहले डेवलपमेंट कैसे होता है पॉलन ग्रेन का, तो ये हम समझ लेते हैं। So our next topic is development of pollen grain before pollination. पॉलिनेशन से पहले पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए पॉलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए सबसे पहले पॉलन ग्रेन क्या करता है, एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन कर जाता है। माइटोटिक डिवीजन करता है to forming टू सेल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से टू सेल स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और ये टू सेल स्ट्रक्चर में जो लार्जर सेल होता है ना, लार्जर सेल, उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं। वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं। और यही जो लार्जर सेल यानी कि वेजिटेटिव बॉडी होती है, ये मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है और क्या बना देती है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनाती है। एंड और फिर क्या होता है कि लार्जर सेल था और जो स्मॉलर सेल होता है इसका, जिसे हम रिप्रोडक्टिव बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी भी कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव बॉडी फिर से डिवीजन कर जाती है, और डिवीजन करके कौन सा डिवीजन करती है, तो वर्टिकल डिवीजन करती है। और डिवीजन करने के बाद टू सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बना देती है। टू सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बनाती है, जिसे मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है। आई होप इतना आप लोग क्लियर होगा कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन बिफोर पॉलिनेशन क्या होता है कि
एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, जिसमें 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। जो लार्जर सेल होता है उसे हम वेजिटेटिव बॉडी भी कहते हैं और ये मॉडिफाई हो जाता है और पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। और वही जो स्मॉलर सेल होता है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी कहलाता है, जो कि वर्टिकल डिवीजन कर जाता है। वर्टिकल डिवीजन करने के बाद 2 सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी कन्वर्ट करता है, जिसे हम मेल गैमेट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए पॉलन ग्रेन ना, पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें समझना और जानना जरूरी है। ह्यूमंस के अंदर पॉलन ग्रेन डिजीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है? डिजीज कॉज करता है। देखिए सबको अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। किसी किसी को पॉलन ग्रेन से ही एलर्जी होती है और उन्हें क्या होता है, कोई भी फूल जो होता है जब वो उसे स्मेल करते हैं तो उससे उनको एलर्जी फील होने लगती है, तो पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है और क्या होता है, अस्थमा कॉज हो जाता है, अस्थमा, ओके। एज वेल एज किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी की स्किन डैमेज कर जाती है। तो ऐसी कुछ डिजीज कौन कॉज करता है? तो पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन से कौन सी डिजीज होती है? एलर्जी होती है, अस्थमा होता है और स्किन भी किसी किसी की डैमेज कर जाती है। इनफैक्ट पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए हम लोग इसे मेडिकल यूज में भी लाते हैं। मेडिकल यूज में लाते हैं क्या बनाने के लिए? तो एग्जांपल में सिरप बनाने के लिए, कफ सिरप वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि अस्थमा जैसी बीमारी और स्किन डैमेज एलर्जी पॉलन ग्रेन कॉज करता है, तो हम इसे मेडिकल यूज में कैसे ला सकते हैं? तो हाँ, हम इसे मेडिकल यूज में ला सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को इससे एलर्जी हो। हर इंसान को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। तो वैसे ही पॉलन ग्रेन से जिसे एलर्जी ना हो वो क्या यूज कर सकता है? ये कफ सिरप, ऐसे सिरप यूज कर सकता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन इन्वॉल्व है, ठीक है। पॉलन बैंक क्या होता है कि देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन स्टोर्ड इन अ नाइट्रोजन लिक्विड at 196 degree centigrade temperature. It is used in a crop breeding as well as forming two hybrid plant. देखिए पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन बैंक जो होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन उसमें स्टोर होता है, ठीक है। किस लिक्विड में? तो नाइट्रोजन के लिक्विड में। टेम्परेचर क्या होता है? 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इसको हम यूज क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन हम लोग यूज किस में लाते हैं? तो क्रॉप ब्रीडिंग में। क्रॉप ब्रीडिंग क्या होता है? यानी कि क्रॉप में रिप्रोडक्शन कराना और टू हाइब्रिड प्लांट कोई बनाने में हम लोग पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज ओवर एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मोस्ट यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आप लोग एक सब्सक्राइब करिए और लोग शेयर करिए, इस चीज से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने ही बच्चे 9 to 12 सबको चैनल शेयर करिए, सभी के लिए वीडियोस अवेलेबल है इसमें बायोलॉजी की, ओके। और कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ लैटरल सेक्शन ऑफ ओव्यूल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल,
न्यूक्लियस एग फीडिंग ऑफ apparatus synergic cell polar nuclei embryos sac antipolar cell ओके। तो ये है स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेंस क्या होता है पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल गाइनोइसियम, गाइनोइसियम हम लोग किसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही कहते हैं ओके। अब हमें इसके बारे में इसके स्ट्रक्चर्स के पार्ट के बारे में डिटेल स्टडी करना है सो लेट्स स्टार्ट। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था, इसे हम कुछ टाइम के लिए इरेज करते हैं और फिर आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि जो हम आगे के टॉपिक्स स्टडी करने वाले हैं उसमें हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेंस गाइनोइसियम, राइट, गाइनोइसियम। गाइनोइसियम क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए अगर गाइनोइसियम के पास कितने कार्पेल हो, 1 कार्पेल हो तो इन्हें हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी, ठीक, मोनोकार्पेलरी। और अगर गाइनोसियम के पास मोर देन 2 कार्पेल हो, कितने, मोर देन 2 कार्पेल हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें ये समझ में आया कि अगर किसी भी गाइनोसियम के पास 1 कार्पेल प्रेजेंट हो तो उन्हें हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं और अगर 2 से अधिक कार्पेल प्रेजेंट हो तो उन्हें हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल, इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं ओके। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, second one is style and third one is ovary। तो इन तीनों के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है, कैसा पार्ट, एंटीरियर पार्ट होता है। इसे हम रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। इसमें म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो कि हेल्प करता है, ये हेल्प करता है किस चीज में, पॉलन ग्रेन को क्या करने में, स्टिक करने में, ठीक है। और ये स्टिग्मा ये क्या बनाता है, फॉर्मिंग पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है तो स्टिग्मा करता है, ठीक है। तो स्टिग्मा के बारे में समझ में आया कि स्टिग्मा क्या करता है। स्टिग्मा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है किसी भी पिस्टिल का। रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन भी इसी को हम कहते हैं, म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिससे कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिक हो पाता है, ठीक है। और ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। वही बात आती है स्टाइल की, व्हाट इज स्टाइल। तो स्टिग्मा आप लोगों का क्लियर हो चुका। ये सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ क्या होता है पिस्टिल, सिलिंड्रिकल पार्ट होता है पिस्टिल का। ये सिर्फ क्या होता है, कनेक्टिव लिंक होता है, कनेक्टिव लिंक होता है इसके बीच में, बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, ओके। अब अगर हम बात करें ओवरी की तो ओवरी क्या होता है, ये स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टिल होता है, स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टिल यानी कि पिस्टिल का हल्का फूला हुआ पार्ट होता है। इसे हम चीफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं, आल्सो नोन एज चीफ
reproductive system. Okay. As well as inside ovary क्या होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल को हम लोग कंसीडर करते हैं क्या? मेगा स्पोरेंजियम। ओके, देखिए ओवरी जो होता है स्वयं पार्ट होता है पिस्टिल का, और इसको हम लोग चीफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहते हैं। इनसाइड ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, कंसीडर करते हैं मेगा स्पोरेंजियम के थ्रू। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में डिटेल स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट। मेगा स्पोरेंजियम वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेगा स्पोरेंजियम, इट मींस ओव्यूल। ओके, एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओव्यूल जो होता है ना वो लार्जर होता है, लार्जर देन मेल गैमेट। मेल गैमेट से बड़ा कौन होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है, ये जो होता है ओव्यूल, ये अटैच विद ओवरी एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ठीक, और ये प्लेसेंटा जो कनेक्ट करता है, मतलब ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं नोन एज फ्यूनिकल। ओके, देखिए अब ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू? कौन जोड़ के रखता है? तो उसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम जो है वो ओव्यूल को और फ्यूनिकल को आपस में कनेक्ट करके रखता है। अब हमें स्टडी करना है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। ठीक है, ये समझ में आया? अब हमें स्टडी करना है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के भी तो पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ओव्यूल के कितने पार्ट्स होते हैं ये स्टडी कर लेते हैं। ओव्यूल के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोपाइल, सेकंड वन इज शलाजा, एंड थर्ड वन इज फ्यूनिकल। ओके, तो इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। व्हाट इज माइक्रोपाइल, व्हाट इज शलाजा एंड व्हाट इज फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल की अगर हम बात करें तो ये टर्मिनल ओपनिंग होती है, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एन ओव्यूल। किसी भी ओव्यूल की ये टर्मिनल ओपनिंग होती है। कौन? माइक्रोपाइल। ओके, अगर हम बात करें चलाजा की, चलाजा इंड क्या होता है? तो ये वेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। कैसा पार्ट होता है? वेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल। और अगर हम बात करें फ्यूनिकल की, तो फ्यूनिकल क्या होता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड हाइलम। ओव्यूल और हाइलम के बीच जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सेक जो होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो कि 7 से 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल होती है जो कि चलाजा इंड के ठीक नीचे पाई जाती है। 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, और सिनर्जिड सेल जो होते हैं वो भी 2 नंबर में होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइल इंड के साइड, और जिसमें से 1 जो होता है वो एग सेल होता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, जो कि प्रेजेंट रहता है सिनर्जिड सेल के एपेक्स पे। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग एपरेटस। एग एपरेटस जो होता है वो 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से 2 जो होता है वो सिनर्जिड सेल होता है और 1 एग सेल होता है। ओके,
So our next topic is filiform of apparatus. इट इज़ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होता है सीलिया जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिनर्जिड सेल में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करे मेल गैमेट को। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है कि जब कार्पेल जो होते हैं वो फ्री होते हैं और प्रेजेंट होते हैं ईच लॉक्यूल में, तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस। मीन्स व्हेन कार्पेल्स आर फ्री एंड प्रेजेंट इन ईच लॉक्यूल इज नोन एज एपोकार्पस। एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिनकार्पस? सो व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज टू ईच अदर, जब कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो उससे हम कहते हैं सिनकार्पस। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है यानी कि पॉलन ग्रेन, वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, ठीक है, स्टिग्मा पे। तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो आप लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया ही होगा। ओके, तो फिर इस पार्ट में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।